अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। दरअसल मैं इनायत की बीवी शगुफ्ता के बारे में कुछ मालूमात इकट्ठा कर रहा हूँ। वो भड़क उठी। कैसी मालूमात थानेदार साहब? मैंने अपने झूठ के मुंह में तकनीकी ज़बान फिट करते हुए बात को निभा दिया। उधर टोबा टहलीवाला से शगुफ्ता की इंक्वायरी आई है। हमारी मालूमात के मुताबिक शगुफ्ता इनायत हुसैन की बीवी है। इनायत हुसैन मास्टर जमील के हाथ अपना मकान फरोख्त करके कहीं चला गया है। अब पता चला है कि शगुफ्ता उधर टोबा टहलीवाला में किसी मुश्ताक नामी आदमी से शादी कर रही है। मैं इस बयान की तस्दीक करने के लिए निकला हूँ कि आया शगुफ्ता ने इनायत हुसैन से तलाक हासिल कर ली है या। मैंने बड़े पुरस्कार अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो फिरदौस के चेहरे पर सनसनी सी फैल गई। जब वो बोली तो मुझे यकीन हो गया कि अंधेरे में मेरा चलाया हुआ तीर जाकर निशाने पर बैठा था। वो लरजती हुई आवाज़ में बोली, आप कहीं महर मुश्ताक की बात तो नहीं कर रहे? मैंने इस्बात में गर्दन हिलाई। हाँ, इस शख्स का नाम महर मुश्ताक ही है। तौबा तौबा, वो अपने कानों को हाथ लगाते हुए बोली, गज़ब खुदा का, इस औरत को तो ज़रा भी हया नहीं। मैं तो समझ रही थी कि बुढ़ा करामत किसी गलतफहमी का शिकार हो गया है, क्योंकि मुझे इस बुढ़े के बारे में पता था कि इसकी मत मारी गई है, लेकिन ये मामला तो बिल्कुल सच्चा निकला। वो चंद लम्हात के लिए रुकी, फिर बड़ी शिद्दत से नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोली, थानेदार साहब, मैं आपको बिल्कुल सही बता रही हूँ। इनायत हुसैन ने कभी शगुफ्ता को तलाक नहीं दी। वो इनायत की कानूनी बीवी है। आप कानून की ताकत का इस्तेमाल करें और पहली फुर्सत में शादी को रुकवाने की कोशिश करें। शादी पे शादी करना तो बहुत बड़ा गुनाह है। पता नहीं वो नामुराद कौन सा गुल खिलाने जा रही है। ये सच है कि इंसान अगर खुलूस नियत से मंजिल की तलाश में निकले तो इसकी कोशिश में भी कोई कलाम ना हो तो इसे ज़रूर कामयाबी मिलती है। सो मैंने मजबूत लहजे में कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं वो शादी होने दूँ। तुमने हकीकत के चेहरे से पर्दा हटाकर कानून की मदद की है। मैं तुमसे थोड़े और ताउन की उम्मीद रखता हूँ। जी जी बताएं। वो झिरझिराती हुई आवाज़ में बोली, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैंने कहा, फिरदौस बीबी, तुमने थोड़ी देर पहले बताया है कि इनायत का बाप करामत शगुफ्ता के हवाले से किसी गलतफहमी का शिकार हो गया था। ये क्या किस्सा है? वो बड़े रसान से वजाहत करते हुए बोली, जनाब, किस्सा ये है कि शगुफ्ता ने यह वतीरा अपना लिया था कि आए दिन वो अपने शौहर से रूठ कर उधर टोबा टहलीवाला अपने मेके चली जाती थी। बुढ़ा करामत अपनी बहू की इस रविश से गहरी तशवीश में मुब्तला था। उसे शक हो गया कि वहाँ शगुफ्ता का किसी से कोई चक्कर है। कुछ अरसे के बाद करामत हुसैन ने किसी की जगह मुश्ताक महर का नाम फिट कर दिया। जब शगुफ्ता का रूठना और मेके में जाके बैठना हद से गुजर गया तो करामत ने ढके छुपे अल्फाज में अपने बेटे से इस सिलसिले में बात की। इनायत ने मुबहम अंदाज में अपनी बीवी से बात पुरस की तो उसने एक तूफान खड़ा कर दिया। फिर तो वो एक लंबे अरसे के लिए मेके जाकर बैठ गई। वो सांस हमवार करने के लिए थमी तो फिर मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, पता नहीं ये इनायत हुसैन किस बूदी मट्टी का बना हुआ है। इसकी जगह कोई और मर्द होता तो वो अपनी बीवी को जिंदा गाड़ देता या टुकड़े करके भूखे कुत्तों के आगे डाल देता। बीवी की ऐसी हरकतें तो कोई बेगैरत मर्द ही बर्दाश्त कर सकता है, या फिर कोई ऐसा शख्स जो मर्द कहलाने के काबिल ही ना हो। आखिरी जुमले उसने बड़ी जहरीले अंदाज में अदा किए थे। उसके अल्फाज से तुरशी टपकती थी। वो बहादुर होने के साथ साथ काफ़ी हकीकत पसंद भी थी। उसने अपने सर को मखसूस अंदाज में झटकते हुए कहा, शगुफ्ता को रूठ कर अपने मेके बैठे चंद रोज़ ही गुजरे थे कि इनायत मिन्नत खुशामद के लिए टोबा टहलीवाला पहुंच गया। कुछ दिन इसकी खुशामद दरामद में गुजरते और उसे मनाकर यहाँ लाने में वो कामयाब हो जाता। वो हफ्ता 10 दिन यहाँ रुकती, फिर किसी बेबुनियाद बात पर झगड़े की इमारत खड़ी करके अपने मेके चली जाती। इन दिनों भी वो टोबा टहलीवाला गई हुई थी जब इनायत अपना मकान बेच कर गया है। फिरदौस की ज़बानी इनायत एंड कंपनी के बारे में अच्छी खासी मालूमात शुरू हो गई थी। मैंने इस ताउन पर इसका शुक्रिया अदा किया और उठते हुए सरसरी अंदाज में पूछा, सुनने में आ रहा है कि इनायत हुसैन यहाँ की ज़मीन और मकान बेचकर अपनी ससुराल टोबा टहलीवाला गया है। तुम्हारे इस सिलसिले में क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि वो उधर नहीं गया होगा। वो सोच में डूबे हुए लहजे में बोली, अगर इनायत टोबा टहलीवाला में मौजूद होगा तो फिर शगुफ्ता महर मुश्ताक से शादी नहीं कर सकेगी। तुम्हारी बात में वज़न है, मैंने सराहते हुए कहा।
मैं बहुत जल्द टोबा टहली वाला जाने का इरादा रखता हूँ, फिर सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। वैसे ये मुश्ताक है कौन? बात के अख्तिताम पर मैंने सरसरी अंदाज में पूछ लिया। कोई गैर थोड़ी है, महर मुश्ताक शगुफ्ता के चाचे का बेटा है, उसने बड़ी अदा से कहा। अच्छा, तो ये बात है। मैं मायनाखेज अंदाज में सर हिलाकर रह गया। वो एक एक लफ्ज़ को चबाते हुए बोली, जी हाँ थानेदार साहब। मैंने एक मरतबा फिर उसके रज़ाकाराना ताउन का शुक्रिया अदा किया और कांस्टेबल अल्लाह बख्श के साथ न्याज अली के घर से बाहर निकल आया। अगले रोज़ मैंने ASI बशारत मिर्ज़ा को अपने साथ लिया और मौज़ा टोबा टहली वाला में रवाना हो गया। जब तक इनायत हुसैन या इसकी बीवी शगुफ्ता से मेरी मुलाकात न हो जाती, इस केस का ऊँट किसी करवट नहीं बैठ सकता था। हम दोपहर के वक्त टोबा टहली वाला पहुँचे और पूछते पाछते सीधे शगुफ्ता के मेके पहुँच गए। ये घर गांव के वस्त में वाक़ था। शगुफ्ता के बाप याकूब अली का अरसा पहले इंतकाल हो गया था। वो घर में अपनी माँ के साथ थी और ये इत्तेफाक था कि इस वक्त इन दोनों माँ बेटी के सिवा घर में और कोई भी नहीं था। शगुफ्ता की माँ का नाम शराफत बीबी मालूम हुआ। हमारे दस्तक के जवाब में दरवाज़ा शराफत बीबी ही ने खोला था। जब मैंने इसे बताया कि मैं मौज़ा सोहदरा किला से आया हूँ और उसके जवाई इनायत हुसैन के बारे में कुछ मालूमात हासिल करना चाहता हूँ, तो वो हमें अपने घर के अंदर ले गई। पुलिस की वर्दी का अपना एक रौब होता है, इसके सामने बहुत से बंद दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। शराफत बीवी ने हमें बैठक में बिठाने के बाद कहा, आप लोग इतनी दूर सफ़र करके यहाँ आए हैं, मैं शगुफ्ता से कहती हूँ कि आपके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करे। वो इतने नॉर्मल अंदाज में बात कर रही थी जैसे कहीं कुछ भी ना हुआ हो। बहरहाल वो खालो खत से खासी सर्द व गर्म चुशीदा दिखाई देती थी। मुझे महसूस हुआ कि उसके दिल का हाल जानने के लिए मुझे सख्त मेहनत करना पड़ेगी। उसकी पुरकशिश पेशकश के जवाब में मैंने कहा, किसी किस्म के तकल्लुफ़ में पड़ने की ज़रूरत नहीं। हम थाने से नाश्ता करके निकले थे। थानेदार साहब, सोहदरा किला यहाँ से 8 मील के फासले पर है, वो बेतकल्लुफ़ी से बोली। आप लोग घोड़ों की पुश्त पर सवार होकर यहाँ पहुँचे हैं। सर्दी के मौसम में वैसे भी जिस्म को ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत होती है। सुबह का खाया पिया तो सब बराबर हो गया होगा। उसने बड़ी माकूल बात की थी, लिहाजा इसके इसरार को देखते हुए मैंने ज़्यादा मज़ाहमत ना की। इसके अलावा पूछताछ के सिलसिले में हमें वहाँ थोड़ा वक्त गुजारना था, चुनाचे खातिर तवाज़ो कराने में कोई मुज़ायका नहीं था। मुझे नीम रजामंद देखते हुए शराफत बीवी घर के अंदरूनी हिस्से में गायब हो गई। मैं इस बैठक में मौजूद साजो सामान का तनकीदी जायज़ा लेने लगा। जल्दी मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस घर के माली हालात खासे अच्छे थे, यानी वहाँ किसी किस्म की कोई माशी परेशानी नहीं थी। थोड़ी देर के बाद शराफत बीवी वापस बैठक में आ गई। वो खाली हाथ आई थी। इसका मतलब यही था कि उसने हमारी खातिरदारी के लिए अपनी बेटी शगुफ्ता को ऑर्डर दे दिया था। शराफत बीवी मेरे सामने एक मूड़े पर बराए जमान हो गई, फिर बड़े तीखे लहजे में बोली, लगता है कि इस मरतबा इनायत ने शगुफ्ता को बुलाने के लिए बाकायदा पुलिस की मदद ली है। इसके इस तंज़िया जुमले ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। इस बात से साफ ज़ाहिर होता था कि इनायत के ताज़ा तरीन हालात की इनको कोई खबर नहीं थी। ये बड़ी अचंभे की सूरत हाल थी। मैंने इसे घिसने के लिए सरसरी लहजे में कहा, हाँ कुछ ऐसी ही बात है शराफत बीवी, तुमने तंग आमद बजंग आमद के बारे में तो सुना होगा। अच्छा, तो आप यहाँ इनायत के लिए जंग करने आए हैं? वो हैरत भरे लहजे में बोली, लेकिन शुरू में तो आपने बताया था कि आप इनायत के बारे में कुछ मालूमात हासिल करने आए हैं। सच्ची बात तो यही है, मैंने गुफ्तगू को टू द पॉइंट रखते हुए कहा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनायत हुसैन कहाँ है। वो मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे देखते हुए बोली, इसे कहाँ होना है, उधर सोहदरा किला में अपने घर ही में होगा। शराफत बीवी के इस जुमले ने मुझे बड़े वाज़े तौर पर बता दिया कि वो इनायत के मकान की फ़रोख्त के बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए ठहरे हुए लहजे में कहा, शराफत बीवी, 2-2.5 माह पहले तक तो वो सोहदरा किला ही में था, लेकिन फिर उसने अपना मकान और ज़मीन फ़रोख्त कर दी, माल मवेशियों को साथ लिया और कहीं चला गया। इसके बाद करामत हुसैन के बारे में पता चला है कि वो अपनी बेटी के पास कोर्ट फरमान चला गया है और इनायत हुसैन के हवाले से यही सुनने में आ रहा है कि वो यहाँ टोबा टहली वाला आ गया है, इसीलिए इसकी तलाश में मैं यहाँ पहुँचा हूँ। उसने हैरत, दिलचस्पी और ताज्जुब के मिले जुले तासुरात के साथ मेरी बात सुनी, फिर उलझन ज़दा लहजे में बोली, थानेदार साहब, ये तो आप बड़ी अजीब कहानी सुना रहे हैं। हमें इन वाक़यात का बिल्कुल कोई इल्म नहीं और इनायत तो यहाँ आया ही नहीं। वो आखिरी मरतबा इस घर में कब आया था? मैंने कदरे सख्त लहजे में इस्तफसार किया।
इससे पहले कि शराफत बीवी मेरे सवाल का जवाब देती, बैठक के अंदरूनी दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। शराफत बीवी ने हमें देखकर फौरन आवाज़ लगाई, आ जाओ बेटी, खैर ही है। अगले ही लम्हे बेटी एक ट्रे उठाए बैठक में दाखिल हुई। वो यकीनन शगुफ्ता ही थी। शराफत बीवी ने इसका तारुफ कराकर मेरे अंदाजे की तस्दीक भी कर दी। शगुफ्ता एक गोरी चिट्टी और हसीन और जमील औरत थी। उसके खतो खाल में एक खास किस्म का तनासुब पाया जाता था जिसने उसके हुस्न को निखार दिया था। वो जाज़िब नज़र दिलकशी की मालिक थी। इसके सरापे में कुछ ऐसा ज़रूर था जो किसी भी मर्द को मुसख्खर और मसहूर करने के लिए ज़रूरी होता है। ये बात बखूबी मेरी समझ में बैठ गई कि इनायत हुसैन अपनी बीवी का गिरवीदा क्यों था और वो क्यों रूठी हुई बीवी को बार बार मनाने के लिए उसके गांव टोबा टहली वाला पहुंच जाता था। इस दौरान में शराफत बीवी ने एक छोटी सी मेज़ हमारे सामने रख दी। शगुफ्ता ने अपने हाथ में मौजूद ट्रे को वहां रख दिया। शराफत बीवी ने कहा कि शगुफ्ता, तुम भी इधर बैठो। मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारी मौजूदगी में थानेदार साहब से बात हो। एक लम्हे की तवक्कुफ से इसने इजाफा करते हुए कहा कि ये लोग इनायत के बारे में पूछगछ के लिए आए हैं। शगुफ्ता अपनी माँ के नज़दीकी एक दूसरे मूले पर बैठ गई। शराफत बीवी ने ट्रे की जानिब इशारा करते हुए बड़े मेहमान नवाज लहजे में कहा, बिस्मिल्लाह करें जी। मैंने ट्रे में मौजूद लवाजमात पर खुदनोश का जायज़ा लिया। शीशे के एक जग में गर्म दूध नज़र आ रहा था और 2 किंग साइज गिलास थे। एक में सूजी का हलवा था और दूसरे में उबले हुए अंडे। हमने नाश्ते की ट्रे मौसम सरमा का शाफी इलाज थी। मैंने बिस्मिल्लाह करते हुए अपना सवाल दोहराया, आखिरी मर्तबा इनायत इस घर में कब आया था? उसने जवाब दिया कि मेरा ख्याल है 2-3 माह पहले आया था। फिर उसने शगुफ्ता की तरफ देखते हुए तस्दीक चाही, मैं गलत तो नहीं कह रही ना बेटी? नहीं अम्मा, तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। इसके बाद शराफत बीवी ने शगुफ्ता को इनायत के मकान और ज़मीन फरोख्त करने के बारे में मुख्तसरन बताया और ये भी कि करामत हुसैन कोर्ट फरमान चला गया है। शगुफ्ता ने भी ताज्जुब से ये रुदात सुनी और इस दौरान में वो हैरत से पलकें झपकती रही। आखिर में शराफत बीवी ने मेरी जानिब देखते हुए कहा, थानेदार साहब, हम इस बाप बेटे से सख्त तंग हैं। क्या आपके कानून में इन्हें सुधारने के लिए कोई दफ़ा मौजूद नहीं? वो अगर नहीं सुधर सकते तो ना सुधरें, लेकिन हमारी जान तो छोड़ें। आप यकीन करें, मैं शगुफ्ता की वजह से सख्त परेशान हूँ। जब तक इस केस के किरदारों की जो कहानी मेरे इल्म में आई थी उसमें शराफत बीवी इसके बिलक्स सूरत हाल पेश कर रही थी। मैंने सोचा कि इससे खुलकर बात करूं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो सके। मैंने नहायत ही मुख्तसर अंदाज में उसे अपनी मालूमात से आगाह किया। तो शराफत बीवी कानों को हाथ लगाते हुए बोली, तौबा तौबा थानेदार साहब, लोगों को झूठ बोलते हुए ये ख्याल भी नहीं रहता कि मरने के बाद अपनी कब्र में भी जाना है। वहाँ किसी का कोई नहीं होगा, सिर्फ अपने अमाल ही काम आएंगे। मैं आपको बताती हूँ कि हकीकत क्या है। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुकी और फिर बोली, मेरी बेटी ने जितना बर्दाश्त किया है शायद ही कोई दूसरी लड़की इतनी हिम्मत कर सके। इनायत के साथ साथ उसने इस अंधे करामत की खिदमत में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इसकी कदर नहीं की गई। इस खराबी की असल जड़ वो खबीस बुड्ढा है। करामत किसी शैतान से कम नहीं थानेदार साहब। अगर शगुफ्ता की सास नहीं तो क्या हुआ? एक करामत 100 सासों पर भारी है। उसने अपनी हरकतों और कमीनगियों से शगुफ्ता को कौन कौन सी अजियत नहीं दी। इसके किरदार पर हमले किए गए इस मरदूद करामत ने इल्ज़ाम लगाया कि शगुफ्ता बदचलन है। इधर मैके में उसका कोई आशना बसता है, इसीलिए वो अपने शोहर के घर में दिल नहीं लगाती। वो बहाना बेबहाना नाराज़ होकर टोबा टहली वाला आ जाती है। वो जज्बात में आके बोलती चली गई, इनायत दिल का ज़्यादा बुरा नहीं है, लेकिन वो करामत की मुट्ठी में बंद है। जब भी कोई फितना उठा, कोई झगड़ा हुआ, उसने अपने बाप का साथ दिया। औरत ज़ात कहाँ तक मुकाबला करेगी जनाब? जब पानी सर से गुजरने लगता तो शगुफ्ता मेरे पास आ जाती। बुरे वक्त में औलाद के लिए माँ ही सबसे बड़ा सहारा होती है। अगर शगुफ्ता का बाप जिंदा होता तो हमें ये दिन देखना न पड़ते। उसकी आवाज़ भर्रा गई। शगुफ्ता जब भी रूठ कर मैके बैठी, चंद दिन के बाद ही इनायत से मनाने आ जाता था। मुझे इस बात का एहसास है कि इनायत शगुफ्ता को चाहता है, लेकिन ऐसी चाहत को क्या किसी खूह में डालना है जिसके बदले लात जूते मिले और बदनामी रुसवाई हिस्से में आए? इनायत तो एक तरह से अपनी जगह ठीक था, लेकिन जब तक करामत उसके साथ न थी था शगुफ्ता के लिए हालात ठीक नहीं हो सकते थे। मैंने जब भी समझा बुझाकर शगुफ्ता को इनायत के साथ भेजा तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि यह आखिरी मौका है, अपने घर को माहौल को ठीक करने की कोशिश करो, वरना आर या पार। अगर शगुफ्ता टहली वाला आ गई तो फिर कभी सोदरा किला नहीं जाएगी। वो हर मर्तबा वादा करता कि अब कोई बदमज़गी नहीं होगी,
लेकिन कुछ ही दिनों के बाद शगुफ्ता रोती धोती फिर मेरे पास पहुंच जाती। थानेदार साहब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 माह पहले इनायत शगुफ्ता को लेने हमारे घर आया। मैंने इसकी मन्नत खुशामद को कोई अहमियत न दी और इसके वादे को रद्द करते हुए 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि जब तक इस घर में करामत हुसैन मौजूद है मेरी बेटी वहाँ नहीं जाएगी। उसने मुझसे पूछा कि मैं अपने अब्बा को कहाँ भेज दूँ। मैंने हतमी अंदाज में जवाब दिया कि ये सोचना तुम्हारा काम है। तुम अगर शगुफ्ता को अलग घर में साथ रख सकते हो तो ठीक है। वो मेरी खुशामद करते हुए कहने लगा, मैं शगुफ्ता को नहीं भूल सकता। मैंने कहा, अगर तुम्हें शगुफ्ता की इतनी ही ज़रूरत है तो फिर इसके लिए रिहाइश का अलग इंतज़ाम करो। ये बात लिख लो कि शगुफ्ता किसी ऐसे घर में कदम भी नहीं रखेगी जहाँ करामत हुसैन मौजूद हो। वो गहरी सोच में डूब गया। इस सोच में फ़िक्र और परेशानी भी शामिल थी। मैंने उसे कड़े इम्तिहान में डाल दिया था और मैं इस मामले में खुद को हक बजानिब भी समझती थी। काफ़ी सोच विचार के बाद इनायत ने थके हुए लहजे में कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं इस वक्त तक शगुफ्ता को लेने नहीं आऊँगा जब तक अब्बा का कोई मुनासिब बंदोबस्त ना कर लूँ। इतना कहकर वो खामोश हो गई और मेरी तरफ मुंतज़िर निगाहों से देखने लगी। थानेदार साहब, एक लम्हे के वक्फे से वो दोबारा गोया हुई। वो दिन और आज का दिन मैं और शगुफ्ता इसकी राह देख रहे हैं कि वो कब इस मनूस करामत का बंदोबस्त करके वापस आता है। वो तो नहीं आया, लेकिन आप इसके हवाले से एक अजीब व गरीब कहानी लेकर आ गए हैं। मैंने शराफत बीवी की पूरी बात तवज्जो से सुनी और गहरी सोच में डूब गया। इस गुफ्तगू के दौरान में शगुफ्ता भी थोड़े थोड़े वक्फे से तायदी और तस्दीक की लुकमें देती रही थी। इस वक्त केस की जो सूरत हाल उभर कर सामने आई थी, इसमें बहुत कुछ उलझा हुआ था। मौक़िफ़ और बयान में दोनों पार्टियों के दरमियान बहुत इख्तिलाफ पाया जाता था। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जब तक दोनों फरीक रूबरू नहीं बैठेंगे और एक दूसरे के एतराज़ात की वजाहत नहीं करेंगे तो इनके मसले का कोई हल नहीं निकाला जा सकता। मैंने कहा, ये महर मुश्ताक का क्या मामला है? इसके हवाले से शगुफ्ता के बारे में जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं इनमें ज़रा बराबर भी हकीकत नहीं। वो मेरे सवाल की नज़ाकत को समझते हुए गहरी संजीदगी से बोली, मुश्ताक मेरे देवर का बेटा है, बहुत ही लायक और बीवा बच्चा है। अगर आज इनायत शगुफ्ता को फारिग कर दे तो मैं मुश्ताक को शगुफ्ता से शादी पर तैयार कर सकती हूँ। उसने लफ्ज़ फारिग पर कुछ ज़्यादा ही जोर दिया था, जिसका वाज़ेह मतलब था तलाक। अपने बारे में इस नौयत की गुफ्तगू सुनते ही शगुफ्ता उठकर खड़ी हो गई। हम दोनों भी फारिग हो चुके थे। इसने खामोशी से बर्तन समेटे और बैठक से निकल गई। मैंने शराफत बीवी से राज़दाराना अंदाज में पूछा, इसका मतलब है कि मुश्ताक शगुफ्ता को पसंद करता है? मेरी शगुफ्ता है ही ऐसी कि कोई इस रिश्ते से इनकार कर ही नहीं सकता। वो फ़ख्रिया अंदाज में बोली, क्या शगुफ्ता इस नए रिश्ते के लिए तैयार हो जाएगी? मेरा ख्याल है कि वो इनकार नहीं करेगी। वो पुरवसूख लहजे में बोली, मैंने ढके छुपे अंदाज में इसे चेक किया है। फिर अपने मुश्ताक में कोई ऐब नहीं है। बस इनायत हुसैन का कांटा निकल जाए तो मैं इस नेक काम में ज़रा भी देर न करूं। मेरे लिए अब टोबर टहली वाले में कोई काम नहीं रह गया था। मैं जिस मकसद की खातिर वहां पहुंचा था वो पूरा नहीं हो सका था। अगर इनायत हुसैन मेरे हत्थे चढ़ जाता तो खून आलूद दराती पर रोशनी डाल सकता था। मैं उठकर खड़ा हो गया और शराफत बीवी से कहा, मैं इनायत की तलाश में यहाँ आया था और तुम्हारा दावा है कि इसने टोबर टहली वाला में कदम नहीं रखा। मेरा ख्याल है कि तुम्हारा क्या ख्याल है, वो मुझे कहाँ मिल सकता है? उसने शक आमेज़ नज़र से मुझे देखा और चुपते हुए लहजे में बोली, थानेदार साहब, आपने शुरू में मुझे बताया था कि इनायत ने अपने बाप को उधर कोर्ट फरमान रवाना कर दिया है। हो सकता है कि इधर आने के बजाय वो खुद भी अपनी बहन के घर चला गया हो। हाँ, ऐसा हो सकता है, मैंने सर को असबात में जुम्बिश देते हुए कहा। उसने मुझे गहरी नज़र से देखते हुए कहा, थानेदार साहब, आपने बताया कि इनायत के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन इस बात की वजाहत अभी तक नहीं हो सकी कि आपको किस किस्म की मालूमात चाहिए। अगर इनायत हुसैन मिल जाता तो इस बात की भी वजाहत हो जाती। मैंने टालने वाले अंदाज में कहा, लेकिन वो यहाँ आया ही नहीं। अब इसकी तलाश में मुझे कोर्ट फरमान का सफ़र करना पड़ेगा। मैं ASI बशारत मिर्ज़ा के हमरा शराफत बीवी के घर से रुखसत होने लगा तो इसी वक्त एक गबरू जवान वहाँ नमूदार हुआ। उसकी उम्र 25-26 साल के दरमियान रही होगी। मुनासिब कदो-कामत के साथ वो मुतासिरकुन शख्सियत का मालिक था। इसकी नज़र मुझसे मिली तो मैंने वाज़ेह तौर पर यह महसूस किया कि वो मुझे देखकर बुरी तरह चौंका था। इस चौंकने में अचंभे से ज़्यादा तशवीश शामिल थी। मुझे उसका यह रद्द-ए-अमल कुछ अजीब सा लगा। शराफत बीवी हमें रुखसत करने के लिए दरवाजे तक चली आई। फिर वो उस नौजवान का तारुफ कराते हुए जल्दी से बोली, थानेदार साहब, ये अपना मुश्ताक है, महर मुश्ताक।
फिर वो मुश्ताक की जानिब मुड़ते हुए बोली, मुश्ताके, ये मलिक सफदर हयात हैं, अपने इलाके के थानेदार। ये इस लोमड़ इनायत के सिलसिले में तहकीकात करने हमारे घर आए हैं। शराफत बीवी का ये अंदाज़ तारुफ मुझे बिल्कुल अच्छा ना लगा, बल्कि बहुत नागवार गुजरा। ठीक है, इनायत से इन लोगों के कुछ इख्तिलाफात चल रहे थे, लेकिन वो बहरहाल इसका दामाद था। इसे लोमड़ कहकर बात करने की कोई तुक नहीं बनती थी और ना ही जवाज़ नज़र आता था, और वो भी उस शख्स के सामने जो कि उसकी बेटी के लिए उम्मीद लगाए बैठा था। वैसे तो मुश्ताक की आमद का अंदाज़ भी मुझे एक आंख नहीं भाया था। साफ दिखाई देता था कि वहाँ अंदर ही अंदर बड़ी ख़तरनाक खिचड़ी पक रही थी। मुश्ताक ने मुसाफिर के लिए मेरी जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहा कि थानेदार साहब, आप इस फजूल आदमी के बारे में किस किस्म की तहकीकात कर रहे हैं? क्या इसने कोई कत्ल वगैरह कर दिया है? मैंने बड़ी गर्मजोशी से उसका हाथ थाम लिया, फिर उसकी आंखों में झांकते हुए सनसनीखेज लहजे में कहा, जवान, उसने किसी को कत्ल किया है या वो किसी के हाथों कत्ल हो गया है, इस हकीकत से बहुत जल्द पर्दा उठने वाला है। मैंने मेहर मुश्ताक की आंखों में गहरी तशवीश के साए लहराते देखे। वो एक लम्हे के लिए अंदर से हिलकर रह गया था, मगर जल्द ही उसने अपनी कैफियत पर काबू पा लिया और संभले हुए लहजे में बोला, करें जी, तहकीकात करें, ये तो बड़ा नेक काम है। हम शराफत बीवी के घर से बाहर निकल आए और वापसी के सफ़र पर रवाना हो गए। हम एक गली से निकलकर दूसरी गली में दाखिल हुए तो एएसआई ने मुझसे कहा कि मलिक साहब, ये बंदा मुश्ताक मुझे ठीक नहीं लगा। मेरा जहन भी इस वक्त मुसलसल महर मुश्ताक के बारे में ही सोच रहा था। सरसरी लहजे में मैंने एएसआई से कहा, क्या खराबी है इसमें? मुझे तो वो अच्छा खासा लगा है। मैंने अभी तक इनायत हुसैन को नहीं देखा, लेकिन शगुफ्ता को तो हमने देख ही लिया है। मेरे ख्याल में शगुफ्ता और महर मुश्ताक की जोड़ी बड़ी मौजू रहेगी। मैं इनकी जोड़ी या शादी की बात नहीं कर रहा, वो उलझनज़दा लहजे में बोला। फिर तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने पूछ लिया। ऐसी बात नहीं कि मैं बशारत मिर्ज़ा का मकसद नहीं समझ रहा था। मुझे बखूबी अंदाज़ा था कि वो किस ज़ाविये से बोल रहा है, लेकिन मैं दानिस्ता उससे इधर उधर की बात कर रहा था। दरअसल इस वक्त मेरा जहन कई महाजों पर काम कर रहा था। मैंने महसूस किया था कि कोई हमारे ताक़ुब में है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता था कि कौन हमारा पीछा कर रहा है और क्यों। एएसआई ने मेरे इस्तफसार के जवाब में कहा, मलिक साहब, मैंने महसूस किया है कि वो हमें शराफत बीवी के घर में देखकर बुरी तरह चौंका था, जैसे उसे हमारा बहाना अच्छा न लगा हो। हमारी सिर्फ दोस्ती है और ना ही दुश्मनी, फिर इसे ऐसे मशकूक रवैये का मुजाहरा करने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? हमारा ताल्लुक़ पुलिस से है। इस हवाले से भी मुश्ताक का चौंकना और बिदकना बड़ा मायना खेज है। ऐसा रद्द अमल तो वही शख्स पेश कर सकता है जिसने कोई जुर्म किया हो या जुर्म करने का इरादा रखता हो। आप मेरा मतलब समझते हैं ना? एएसआई बशारत मिर्ज़ा ने हालत व वाक़ियात का बड़ा दुरुस्त और बरमहल तज़िया किया था। मैंने गंभीर लहजे में कहा, हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैं महसूस कर रहा हूँ कि कोई शख्स नहायत ही खुफिया अंदाज में हमारा ताक़ुब कर रहा है। क्या तुमने भी ऐसा ही महसूस किया है? मेरे इस इंकिशाफी सवाल ने एएसआई को बेसाख्ता पलटकर देखने पर मजबूर कर दिया। मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, उसने कहा। ध्यान नहीं दिया तो दो, मैंने कतई लहजे में कहा। अगले ही लम्हे वो तस्दीकी नज़र से मुझे तकने लगा। मुझे यकीन था कि उसने भी मुताकिब की झलक देख ली थी। सरसराती हुई आवाज़ में उसने मुझसे कहा कि आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं मलिक साहब, लेकिन वो बंदा महर मुश्ताक नहीं। वो महर मुश्ताक नहीं, लेकिन इसी का मुतय्यन करदा कोई बंदा तो हो सकता है। मैंने ठोस लहजे में कहा, ये बात ढकी छुपी नहीं कि हम काफ़ी देर से शराफत बीवी के घर में बैठे हुए थे। अगर मुश्ताक वाकई किसी किस्म के जुर्म में मुलविस है या ऐसा कोई इरादा रखता है, तो वो हमारी निगरानी पर अपने किसी बंदे को मामूर भी कर सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, वो जोशीले लहजे में बोला। फिर क्या करना चाहिए? क्या इस बंदे पर हाथ डाल दें? मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में जवाब दिया, मेरा ख्याल है कि इस ताक़ुब करने वाले को अपने पीछे लगाकर टोबा टहली वाला से बाहर लाते हैं, फिर इसका मिजाज भी दरियाफ्त कर लेंगे। एएसआई ने मेरी तजवीज़ से इत्तेफाक किया, लेकिन हम जैसे ही गांव की हदूद से बाहर निकले, ताक़ुब करने वाला गायब हो गया। हमने किसी बहाने से अपने घोड़ों को रोका और ये जाहिर करने की कोशिश की कि जैसे हम अपना घोड़ा बदलने का इरादा रखते हैं, लेकिन हम इस तवस्सुस से नामालूम मुताकिब का जायज़ा लेना चाहते थे, मगर हमें अपने मकसद में कामयाबी हासिल ना हुई। एएसआई ने मशवरा देने वाले अंदाज में कहा, क्या ख्याल है मलिक साहब, वापस चलकर इस पुरस्रार पीछा करने वाले का खोज लगाएं? इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। मुझे नहीं उम्मीद कि वो अब हमारे हाथ आएगा। एएसआई ने कहा,
कि मुझे पूरा शक है कि वो बंदा मुश्ताक का ही भेजा हुआ है। मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ। मैं इस बंदे महर मुश्ताक की खुफिया निगरानी कराना चाहता हूँ ताकि पता तो चले कि वो किस कुमाश का शख्स है और इसके इरादे क्या हैं। आप फिक्र न करें मलिक साहब, वो किसी फौरी ख्याल के तहत बोला। यहाँ टोबा टहलीवाला में मेरे 1-2 जानने वाले हैं। मैं इनसे काम लेकर महर मुश्ताक के बारे में मुफीद मालूमात हासिल कर सकता हूँ। आप कहें तो अभी चलते हैं। अभी वापसी का रुख करना मुनासिब नहीं होगा, मैंने हतमी लहजे में कहा। मैं ये काम तुम्हारे ज़िम्मे लगाता हूँ। तुम कल से ही इस मिशन पर लग जाओ। तुम और 2 होशियार किस्म के कांस्टेबल्स यहाँ आओ, लेकिन ख्याल रहे कि तुम्हें ये काम सादा लिबास में रहते हुए करना है ताकि यहाँ किसी को पुलिस की सरगर्मी का एहसास न हो। तुम अपने काबिल भरोसा जानने वालों से मिलो और अपने मतलब की बातें जानने की कोशिश करो। इसके साथ ही अपने साथ आए हुए कांस्टेबल्स को खुसूसी हिदायत देकर महर मुश्ताक की खुफिया और मोहतात निगरानी पर मामूर कर दो। मुझे बहुत जल्द हौसला अफजा नताइज चाहिए। आप फिक्र न करें मलिक साहब, वो अपने सीने पर हाथ मारते हुए बोला। मैं कल ही इस मिशन पर जुट जाता हूँ। इसके बाद हम अपने घोड़ों पर सवार हुए और टोबा टहलीवाला से मौजा सौदरा किला की जानिब सफ़र पर रवाना हो गए। मगरिब की अजान से कबल हम थाने पहुँच गए थे। आइंदा रोज़ ASI को टोबा टहलीवाला भेजने के बाद मैं खुद कोर्ट फरमान की तरफ रवाना हो गया। मेरे साथ हवलदार खुशबख्त भी था। दरअसल खुशबख्त कोर्ट फरमान ही का रहने वाला था और वहाँ के एक बंदे से बखूबी आशना था, इसलिए मैंने ख़ास तौर पर उसे अपने हमरा कर लिया था ताकि किसी मामले में कोई दुश्वारी पेश न आए। हम 10 बजे के करीब कोर्ट फरमान पहुँच गए। खुशबख्त मुझे सीधा शकूर के दरवाजे तक ले गया और मेरा इशारा पाते ही उसने दरवाजे पर दस्तक भी दे दी। शकूर कोर्ट फरमान का एक छोटा ज़मींदार था और रिश्ते में वो हमारे मतलूबा बंदे यानी इनायत हुसैन का बहनोई था। इसकी 5 औलादें थीं और वह तवील अरसे से वहाँ रह रहा था। हवलदार की रिपोर्ट के मुताबिक शकूर एक अमन पसंद और सुलझू शख्स था। लड़ाई भिड़ाई और फितना परवरी के कामों से हमेशा दूर रहने की कोशिश करता था। गुलाम लोहार की ज़बानी मुझे पता चला था कि इनायत ने सौदरा किला छोड़ने से 2-3 रोज़ कबल अपने बाप करामत हुसैन को कोर्ट फरमान भेज दिया था कि चंद रोज़ अपनी बेटी सुगरा के पास रह आए।